एक देश जहां आसमान से बॉम्ब गिर रहे हो, जहां गांव के गांव जल चुके हो, जहां बच्चे स्कूल नहीं बंकर्स में जाते हो, जिसने इंडिया की तरह बहुत सारे इन्वेजन्स देखे थे, ये था दोस्तों 1960s और 1970s का वियतनाम 1970s में अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ा। मैफिलिन बॉम्ब्स, केमिकल अटैक्स, लाखों लोग मारे गए। उस समय जीडीपी पर कैपिटा लगभग 100 से 200 डॉलर्स। तब वियतनाम के सामने एक ही चीज थी, सर्वाइवल। और फिर 1975 में वॉर खत्म होती है। वियतनाम टेक्निकली जीत जाता है, पर जीत के बाद वियतनाम में बचता है टूटे हुए शहर, खाली फैक्ट्रीज और भूखी पॉपुलेशन। उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि अब आगे क्या। दोस्तों, इस वीडियो में हम वियतनाम को कोई ग्लोरीफाई नहीं करने वाले। बहुत सारे एरियाज में इंडिया वियतनाम से आगे है, डेमोक्रेसी, सर्विसेज, डोमेस्टिक डिमांड, डिजिटल सिस्टम्स। पर आज के वियतनाम ने ऐसा कुछ अचीव किया है कि लोग उसे एशिया का अगला जापान कहने लग गए हैं। अगले कुछ मिनट्स में दोस्तों हम देखेंगे कि वियतनाम ने वॉर के बाद अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड कैसे किया, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों खड़े कैसे किए, और इंडिया इस स्टोरी से क्या सीख सकता है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो वियतनाम इंडिया सीख सकता है, लेकिन इसे हम किसी और दिन देखेंगे। दोस्तों, दिस इज विकसित भारत 2047, जहां हम भारत के डेवलपमेंट के पाथ को सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। दोस्तों, वियतनाम ने अमेरिका को ना गन से हराया ना टेक्नोलॉजी से। वियतनाम ने अमेरिका को हराया टाइम, डिसिप्लिन, लोगों के पेशेंस और ज्योग्राफी के गोरिल्ला वॉरफेयर से। उन्होंने वॉर से हुई हानि को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। 1970s और 1980s में वियतनाम और इंडिया दोनों गरीब थे, बट दोनों ने अलग रास्ते चुने। इंडिया का फोकस बना सेल्फ रिलायंस, पब्लिक सेक्टर और सर्विसेज, जबकि वियतनाम का फोकस बना पहले फूड सिक्योरिटी, फिर फैक्ट्रीज और फिर एक्सपोर्ट्स। दोनों देशों का लक्ष्य एक ही था, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना। 1986 में वियतनाम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने माना कि सिर्फ स्टेट कंट्रोल से काम नहीं चलेगा और लॉन्च किया डोए मोए रिफॉर्म्स। दोस्तों, डोए मोए का मतलब होता है रिनोवेशन। दोस्तों, इन रिफॉर्म्स के बाद फार्मर्स को मार्केट प्राइसेस मिलने लगे, प्राइवेट बिजनेसेस अलाउ हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेलकम हुआ, एक्सपोर्ट्स को टॉप प्रायोरिटी मिली। गवर्नमेंट का सिग्नल क्रिस्टल क्लियर था, प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो, ग्रो करो और हम रुकावट नहीं बनेंगे। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से 1990 के बाद वियतनाम का पॉवर्टी रेट 60% से गिरकर 5% के नीचे आ गया। पर कैपिटा इनकम $100 से बढ़कर आज लगभग $4000 से ज्यादा है। दोस्तों, ये मिरेकल नहीं था, ये था कॉम्बिनेशन पॉलिसी, पेशेंस और एग्जीक्यूशन का। वियतनाम का सबसे बड़ा मूव ये था कि उन्होंने एग्रीकल्चर को रिस्पेक्ट दिया, पर सिर्फ खेती से देश अमीर नहीं बनता ये समझा। इसीलिए उन्होंने रूरल पॉपुलेशन को प्लान तरीके से फैक्ट्री फ्लोर तक शिफ्ट किया, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जहां वर्कर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और स्किल्स में डिसिप्लिन आया। आज दोस्तों, वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 25% है, इंडिया में लगभग 13%। दोस्तों, ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का और सीक्वेंसिंग का डिफरेंस था। वियतनाम ने फैक्ट्री सिर्फ लगाए नहीं, उन्होंने फैक्ट्रीज को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा। सैमसंग, नाइकी, इंटेल, एप्पल के सप्लायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर और मशीनरी कंपोनेंट्स। आज वियतनाम का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग 90% है, इंडिया का लगभग 22%। एक अच्छा और डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो विकास की पेस बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर रखें, ये वीडियो ये नहीं कह रहा कि वियतनाम इंडिया से आगे निकल गया। पिछले 20-25 सालों में इंडिया और वियतनाम दोनों ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। फर्क ग्रोथ में नहीं था, फर्क ग्रोथ के इंजन में था। इंडिया का इंजन है सर्विसेज, वियतनाम का इंजन है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। इंडिया का पहला इंजन ऑलरेडी दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, जो कि सर्विसेज, लेकिन विकसित भारत के लिए अगले 21 सालों में जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग को भी एक स्ट्रॉन्ग इंजन बनाया जा सके, ताकि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलकर इंडिया को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन दे। दोस्तों, वियतनाम का मॉडल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया को ये दोस्तों कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल वॉर्स, ग्लोबल स्लोडाउन्स, टैरिफ वॉर्स, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, एक्सपोर्ट का ओवर डिपेंडेंस रिस्की होता है।
पर एक लेसन बिल्कुल क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग के बिना एक्सपोर्ट स्केल नहीं कर सकती। वियतनाम ने स्केल चूज किया, इंडिया को भी एक बैलेंस स्केल चूज करना पड़ेगा। वियतनाम की एक और स्ट्रेंथ थी पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रेड अग्रीमेंट्स, स्टेबल टैक्स रेजिम्स, क्लियर रूल्स। फैक्ट्रीज को कॉन्फिडेंस था कि 5 साल बाद पॉलिसी ज्यादा चेंज नहीं होंगी। दोस्तों, प्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स बिजनेसेस। इंडिया की प्रेडिक्टेबिलिटी भी पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है। इंडिया भी पिछले 8-9 सालों से मैन्युफैक्चरिंग को सीरियसली पुश कर रहा है। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, फार्मास, डिफेंस, टेक्सटाइल, PM गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों देखो, इंडिया आज दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में है। दोस्तों, मतलब एक बात क्लियर है कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की बस मिस नहीं की है, बस थोड़ी लेट पकड़ी है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, चीप लेबर है, एक बड़ा मार्केट है, डेमोक्रेसी है और डोमेस्टिक डिमांड हमारी हाई है। वियतनाम दोस्तों हमें स्केल दिखाता है, लेकिन इंडिया बैलेंस सिखा सकता है। वियतनाम दोस्तों परफेक्ट नहीं है बट कंसिस्टेंट है, और इकोनॉमिक्स में दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, वियतनाम ये प्रूव करता है कि फार्म से फैक्ट्रीज तक जाना पॉसिबल है, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट पॉसिबल है, और एक्सपोर्ट से लर्निंग और स्केल भी पॉसिबल है। और इंडिया पीस के साथ बिल्ड कर सकता है, जो वियतनाम ने वॉर के टाइम रिबिल्ड किया। दोस्तों, इस एपिसोड का टेक अवे सिंपल है कि खेती इंपॉर्टेंट है, पर खेती सब कुछ नहीं है। हमें लोगों को खेती से इंडस्ट्रीज की तरफ पुश करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग का GDP पर काफी इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जॉब्स आते हैं और धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। और एक्सपोर्ट सिर्फ रेवेन्यू नहीं, एक्सपोर्ट्स कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट्स में सोचो कि एक्सपोर्ट क्या हो सकता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट सीखो, अपने स्किल्स को फैक्ट्री रेडी बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग को एक डर्टी जॉब समझना बंद करो, स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन को वैल्यू दो। दोस्तों, दिस इज टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। यहाँ हाइट नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। 2047 के सपने को रियलिटी और जिम्मेदारी अगर आप मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि इंडिया अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, येस और नो, और क्यों। दोस्तों, लेट्स कीप बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, लेट्स कीप बिल्डिंग विकसित भारत टुगेदर। थैंक यू।